नमस्कार, दूरदर्शन हिमाचल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमलता शर्मा। आज की बात हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। किसी भी देश और प्रदेश का गौरव उसकी बुराइयों को दूर करने से बढ़ता है, ना कि अच्छाइयों का गुणगान करने से। बुराई छोटी हो या बड़ी हो, वो विनाश की कहानी जरूर लिख देती है। और इन दिनों हिमाचल प्रदेश में ही ऐसी एक बुराई के साथ लड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं, या यूं कहें कि उसको जड़ से खत्म करने के प्रयास किए जा रहे हैं, और वो है शांत पहाड़ी प्रदेश में बढ़ता नशा। सरकार, प्रशासन और समाज के तमाम लोग नशा मुक्त हिमाचल के जो अभियान में है उसको साथ साथ जुड़ते जा रहे हैं, ताकि हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको बर्बादी की दिशा में जाने से बचाया जा सके। और इस विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ ऐसे खास मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने सरकारी तंत्र में रहते हुए तो नशे के खिलाफ काम किया ही, लेकिन अभी भी वे जगह जगह जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बच्चों को जागरूक कर रहे हैं कि किस तरह से नशे से बचा जा सकता है और आने वाली पीढ़ी को बचाया जा सकता है। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व अधिकारी व नशा निवारण बोर्ड के पूर्व सलाहकार ओपी शर्मा। बहुत बहुत स्वागत सर आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। सर का परिचय तो मैंने करवाया, लेकिन इस तरह की कई सारी उपलब्धियां भी इनके साथ जुड़ी हुई हैं। इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कई सारे ऐसे क्रिमिनल्स को पकड़ाया है जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में नशा को बढ़ावा देने का काम किया था। और अभी हम जो चर्चा करने जा रहे हैं उसमें भी तमाम सारी बातें सामने निकल कर के आएंगी कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश को बचाया जा सकता है। सर, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपसे यही है, आए दिन खबरें हैं युवाओं की मौत हो रही है और नशा मुक्ति अभियान को थोड़ी कहीं ना कहीं तेज़ी भी मिलती हुई नज़र आ रही है, तो आप किस तरह से देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में इस वक्त नशे की जो बढ़ती हुई लत है युवाओं में और जो नशा तस्करी के मामले हैं उसको लेकर? जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मुझे लगता है अभी तो हम लोग शुरू किए हैं। अभी तक कोई अभियान कोई बहुत अच्छी तरह से इस प्रदेश के अंदर नहीं चला है। उसका कारण ये है कि हम नशे की समस्या को के साथ डील करने का जो हमारा तरीका, हम सिर्फ यही समझते हैं कि हम इसको सीजर करें, लोगों को पकड़ें, उनको जेल की सलाखों में डालें और उसके बाद उसे भूल जाएं। जी, ये एक बड़ा छोटा सा पहलू है। हालांकि 50% हमें मान के चलते हैं कि नशे की जो सप्लाईज है उसकी रोकथाम करनी है जी, लेकिन 50% समाज का भी दायित्व है कि उसे बिल्कुल अलर्ट रहना है, जागरूक रहना है। तो उस दिशा में जो काम होने हैं वो अभी तक शुरू भी नहीं हुए हैं। हालांकि हमने बहुत पहले 2002 की बात है, 2003 की बात है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में जब मैं था तो शिमला में हमने जागरूकता अभियान, सबसे पहला जागरूकता अभियान हमने से शुरू किया था। 4000 बच्चों को हमने उसमें पार्टिसिपेट करवाया। एक हफ्ता हम लोग विभिन्न स्कूलों में गए, सब कुछ करते रहे। वही पुरानी बातें वही जो चल रही हैं, वो पेंटिंग कंपटीशन, डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट वगैरह वगैरह करवा के उसके बाद एक रैली करवा करके, ठीक है, और करा के हम ये सब करते हैं। अभी तक हम उसी धर्रे पे चल रहे हैं, जबकि पैटर्न जो है, चाहे वो ड्रग एब्यूज़ का हो, चाहे वो तस्करी का हो, वो उस ज़माने से अब कहीं और चला गया है, बहुत विकसित हो गया है। इन द सेंस दे हैव अपडेटेड देमसेल्व्स, और वो ज़्यादा जटिल हो गया है, खास करके डार्क नेट के आने से, और उसमें कुछ लोगों की, तंत्र में बैठे भी कुछ लोगों की संलिप्तता की वजह से, और युवा भी जो बहुत ही डिजिटल आजकल दुनिया में रहते हैं वो भी उसमें जाने की कोशिश कर रहे हैं, और उस तरह से भी डिलीवरीज आ रही हैं, है ना। तो अभी तक तो मुझे लगता नहीं है, अभी अभियान शुरू है। महामहिम राज्यपाल महोदय भी कूदे हैं इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, क्योंकि माननीय मोदी जी ने 2017 की हरोली की रैली में सबसे पहले ये कहा था कि हिमाचल प्रदेश को चिट्टे से बचाना है, नशे की लत से हमें बचाना है, और वो मैसेज बड़ा अक्रॉस दी स्टेट गया। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री पिछली सरकार में, भाजपा सरकार में जो रहे, श्रीमान जयराम ठाकुर जी, उनको भी उन्होंने स्पेशली ये इंस्ट्रक्शंस दी थी कि आप करेंगे। और उसके बाद ही नशा निवारण बोर्ड का गठन हुआ, और एक एग्जीक्यूटिव कमेटी जो ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षता में बनी, मैं भी उसका सदस्य था क्योंकि मैं तो कन्वीनर एडवाइजर था। तो बहुत सारे निर्णय हुए, हमने एकीकृत नशा निवारण नीति भी बनाई वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें काम हुए, बहुत सारे काम हमने करे। अनफॉर्चुनेटली
मुझे ये लगता है कि नशे के विरुद्ध यदि हमने युद्ध छेड़ा होता तो जो पिछली सरकार ने जो काम किए थे वो उन कामों में निरंतरता होनी चाहिए थी, उन कामों को हमें आगे बढ़ाना चाहिए था। मुझे लगता है सिर्फ एक ही बिंदु पे देखिए, जहाँ तक तस्करी का सवाल है, ये लीगल एक्शन है, ये कोएर्सिव एक्शन है, ठीक है, और इससे हम लोगों के दिलों को कभी जीत नहीं सकते हैं। तो इसका जो इम्पैक्ट खास करके जो डिमांड के ऊपर है वो कुछ भी नहीं होता है। एक तस्करों को पकड़ लिया, 10 आपके खड़े हो जाएंगे। अब मैंने इतने बड़े बड़े तस्करों को, विदेशियों को भी पकड़ा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तस्करों को हमारी टीम ने पकड़ा, लेकिन क्या हुआ? रुका क्या? नहीं रुका। और यही कारण था मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया अपनी सर्विस से। मुझे लगा समाज में काम करके ये रुकेगा या रुक सकता है। तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है अवेयरनेस कैंपेन्स का, है ना, और वो भी डिफरेंट सेक्शंस में। आपको टैक्सी वाले को किस मॉड्यूल में लेके जाना है, क्या बताना है, आपको शिक्षकगणों को किस तरह से करना है, आपको स्टूडेंट्स को कैसे करना है ना, वो अलग अलग तरह के मॉड्यूल्स होते हैं। हम तो सिर्फ एक ही तरह का अवेयरनेस, अभी तो हम ये शुरू ही किए हैं कि देखिए देखिए जाने जा रही हैं, ये सब कुछ हो रहा है ना, इतना लॉसेस हो रहे हैं, और हम इसको इस तरह से तो कतई नहीं देखते हैं कि अभी तो सिर्फ हेल्थ के हिसाब से हम देख रहे हैं इसको, लेकिन हमारी कितनी इकोनॉमी, हमारी ड्रेनेज हो रहा है ना, कितने करोड़ों रुपए हमारे चले जा रहे हैं। मुझे लगता है प्रदेश के अंदर 5,000 से 10,000 करोड़ रुपए की इलीगल इकोनॉमी जो है वो ड्रग के ऊपर टिकी हुई है, और कितना पैसा लीच आउट हो रहा है, और वही पैसा आपका ISI और पाकिस्तान में भी पहुंच रहा होगा, वो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस की फंडिंग में भी पहुंच रहा होगा, कितनी हवाला ट्रांजैक्शंस के माध्यम से वो वहाँ जा रहा होगा, और जा कहाँ से रहा? हमारी स्ट्रीट से, हमारे गांव से निकल रहा है ना। तो इसको फिर इसके बाद ड्रग अब्यूज़ का जो समस्या है ना, तो हमें तो ये नहीं पता कि कितने हैं ड्रग अब्यूज़। बहुत सारे सर्वे होते हैं, कोई कहता 30% है, कोई कहता 36% है, कोई 40 कह रहा है, कोई कह रहा 50 है ना, लेकिन अभी तक हम लोग वहाँ भी बड़े सीरियस नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि सबसे पहला काम ये होना चाहिए, वी शुड डू सर्वेस, सर्वेक्षण होने चाहिए। फिर जब आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि ये समस्या इस तरह से और ये इसके रूट कॉजेज भी सामने आ रहे हैं, तो उसके बाद फिर नीति जो बनी है उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, और इम्प्लीमेंटेशन उसका जो है वो बातों से नहीं होना चाहिए। वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको बजटरी एलोकेशन करने होंगे, आपको डेडिकेटेड एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स को बहुत ही सुदृढ़ करना होगा, आपको उसे वैश्विक स्तर पे लाना होगा, आपको अपने ऑफिसर्स को, जो अन्वेषण अधिकारी हैं, सुपरवाइजरी ऑफिसर हैं, उनको आपको ट्रेन करना होगा। अगर मैं सही हूं तो आपने कुछ समय पहले सरकार से ये भी मांग की थी कि जो नशा तस्करी है उन लोगों को रोकने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। बिल्कुल, जब हम कन्वीनर थे और पिछली सरकार के दौरान हिमाचल सरकार ने बहुत अच्छा काम उस वक्त किया था कि यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम के साथ हमने कोलैबोरेट करके, और उस वक्त हमने 102 लगभग के पुलिस और एक्साइज के अधिकारियों को हमने 2 प्रोग्राम्स फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि UNODC की तरफ से मैंने वो स्पॉन्सर करवाए थे, और हमने उनको ट्रेन करा, और खास करके डार्क नेट पे साइबर क्राइम के क्षेत्र में हमने उसमें इन अधिकारियों को हमने ट्रेन किया था, ठीक है ना, और ये बहुत ही आवश्यक है। जी, कुल मिलाकर के यूँ कहा जाए कि जागरूकता एक बहुत अहम भूमिका निभा रहा है कहीं ना कहीं नशे को रोकने के लिए, लोगों को इस तरफ ना जाने के लिए। तो क्या मानते हैं सर कि जो हमारे आसपास के राज्य हैं उनका कितना बड़ा रोल है हिमाचल प्रदेश में इस चीज़ को बढ़ावा देने में, या क्या कारण है? देखिए, बात चलती है घर से। ड्रग की जो मार्केट चलती है वो पैदा होती है किसी भी घर से पैदा हो रही है। हम ये कहें कि उस प्रदेश ने ये कर दिया, उस प्रदेश, मुझे लगता है कि हम लोग फिर जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। वी हैव टू बी वेरी जुडिशियस। जब आप इस बात को समग्रता से देखते हैं तो आपको ये भी तो जानना होगा कि आपके यहाँ से कितना नशा बाहर जा रहा है, आपके यहाँ भी प्रोडक्शन है, आपके यहाँ पे भी डाइवर्शन है। न्यू साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, ये खासकर बहुत सारे ऐसे केसेस हमने देखे हैं, चाहे वो पाउंटा साहिब में हो, चाहे बद्दी में हो, बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल नेटवर्क्स है ना, वो यहाँ पे उत्पादन कर रहे थे साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस का, जैसे एफेड्रिन है और कुछ कोडीन बेस्ड कफ सिरप्स हैं, और ट्रेमाडोल है, इस तरह की जो ये औषधि हैं अदरवाइज, है ना, वैसे तो वो औषधि हैं, है ना, वो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं, लेकिन वो डाइवर्ट होगी, डाइवर्ट होकर के वो विदेशों तक भी पहुंची, विदेशों से होकर तस्करी होकर के फिर हमारे यहाँ ठियोग में मिली, ठीक। तो हम भी इसके अंदर एक पार्टिसिपेंट हैं एक किस्म के जी। तो दूसरे पे दोष लगाना बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। मुझे लगता है ये एक बेसिकली एक रीजनल प्रॉब्लम है, और अब तो ये हमारी नेशनल प्रॉब्लम भी होती जा रही है। कारण उसका ये है कि देखिए ना,
50 मीट्रिक टन से ज़्यादा हम हेरोइन की खपत की मार्केट यानी कि इंडिया के अंदर पैदा हो गई है ना। तो अब आप किस किस पे वो करेंगे, ये किस्म का वो आरोप लगाएंगे कि साहब ये पंजाब ने किया, ये उसने किया। तो हमारे यहाँ भी तो बहुत से टनों में चरस का उत्पादन हो रहा है, और कुल्लू में अभी भी मैं तो ये कहूँगा कि हमको ये सबसे पहले ये काम करना चाहिए कि यदि हम समग्रता से अगर वाकई में, है ना, सीरियसली मानवीय संवेदना के चलते हम लोग वाकई में सीरियस हैं और हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो कुल्लू के जो पहाड़ हैं, जो फॉरेस्ट हैं, वहाँ पे जो विदेशी भी तस्कर बैठे हैं, जितने नेटवर्क बैठे हैं, पहले उनको पकड़ना चाहिए। हमने पकड़े हैं, और हम तो बहुत छोटी सी टीम थी, हमने हिमाचल प्रदेश पुलिस की सहायता से ही पकड़े हैं। मतलब जब जॉइंट ऑपरेशन होता था, इंटेलिजेंस हमारा होता था, पूरा ऑपरेशनल सारी डिटेल्स मेरी अपनी होती थी, क्योंकि मैं हेड करता था उस वक्त ऑपरेशंस को। और हिमाचल प्रदेश पुलिस के जवानों ने, अधिकारियों ने भरपूर सहयोग किया। इतना किया कि हम लोग जंगलों में रह भी जाते थे, रातों रात किसी ढाक में रह जाते थे, फिर भी सुबह हम लौट के आते थे, लेकिन हम उनको सर्वनाश करके वहाँ पे आते थे। कई सारे हमने विदेशी लोगों को पकड़ा उस जमाने में, ठीक है, बहुत सारे केसेस रजिस्टर हुए। और इसका तो स्केल इतना ज़्यादा था कमर्शियल चरस का कि वो हमने, मुझे लगता है 50% उस जमाने में, 60% हमने उसको ख़त्म कर दिया। तो आप सोचिए 60% आपने पैदावार खत्म कर दी, तो आपने, इसका मतलब है मार्केट में जाने से उस नशे को रोक लिया। सिमिलरली ओपीएम एक बहुत बड़ा मेनेस है, अभी भी 5 टन 10 टन के करीब इतना अभी भी वो होता है। तो हमको ये संकल्प क्यों नहीं हम ले रहे कि हमको इसको ओपीएम को भी खत्म करना है, क्योंकि ओपीएम कहाँ जा रहा है, पंजाब में जा रहा है, हरियाणा में जा रहा है, और ये चरस बहुत जाती है हरियाणा में यहाँ से। तो हम इस बात पे क्यों चुप रहते हैं? वी मस्ट एड्रेस दिस प्रॉब्लम ऑल्सो, ठीक है। तो मैं बिल्कुल इस बात को नहीं मानता कि somebody else is responsible, पंजाब या हरियाणा, ये उनके बच्चे भी हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे भी उनके बच्चे हैं। अल्टीमेटली हम सारी स्टेट हैं, हम जूझ रही हैं इस प्रॉब्लम से। और चिट्टा है, चिट्टे के बारे में तो अभी पता नहीं है, चिट्टा है क्या, चिट्टे के बारे में तो हमें ये पता होना चाहिए कि चिट्टे के अंदर घटक ड्रग्स कितनी है पहले तो, और उस तरह से भी हमारी नीति बननी चाहिए। बिल्कुल, और आपने बिल्कुल सही बात कही कि हमें अपने घर से शुरुआत करनी होगी किसी भी चीज़ को ख़त्म करने के लिए। तो जैसा कि आपने जिक्र किया कि कुछ सालों पहले जो मामले हैं वो कम भी हुए थे, तो दर्शकों हम आपको बता रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में जो मामले हैं वो घटते और बढ़ते रहे हैं। तो हम आपको ग्राफिक्स के ज़रिए भी दिखाएंगे कि पिछले 4 से 5 सालों में कितने मामले बढ़े हैं और कितने मामले घटे हैं, और इन मामलों में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अगर बात की जाए पिछले कुछ सालों की, तो जो साल 2022 के बाद का जो आंकड़ा है वो ये बताता है कि इन मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है। हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ सालों में ये मामले बढ़े हैं, और हिमाचल प्रदेश के ख़ास तौर पर जो कुछ एक ऐसे ज़िले हैं उनको टारगेट भी किया गया है। और जो ये आंकड़े पुलिस द्वारा जारी किए गए हैं वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। साल 2014 की अगर हम बात करें तो 644 मामले दर्ज हुए थे, और साल 2015 में ये मामले कुछ कम हो गए थे। और इसके बाद साल 2016 की अगर हम बात करें तो उनमें ये आंकड़ा 900 के पार पहुंच गया था, और उसके बाद भी साल 2017 में ये मामले 1000 के पार हो गए थे। साल 2019 में 1300 के करीब मामले दर्ज किए गए थे नशा तस्करी के। इसके बाद साल 2022 और 23 में ये जो मामले हैं 2000 के पार गए हैं। तो यूं कहें कि साल 2022, 23, 24, 25 में ये मामले बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें साल 2024 में, तो साल 2024 में 2515 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, और साथ ही साथ जो विदेशी हैं कुछ वो भी इस तस्करी में सामने आए हैं। और 13 महीनों का आंकड़ा हमारे सामने है, और इन 13 महीनों में 1943 मामले दर्ज किए गए हैं। क्योंकि 2025 जो है अभी शुरू हुआ है, अभी केवल 1 महीना गया है, दूसरा महीना अभी ख़त्म होने को है। तो इन 13 महीनों में ही ये जो आंकड़े हैं ये पुलिस द्वारा हमारे साथ साझा किए गए हैं। क्या कहते हैं आप? देखिए, जो केसेस बनते हैं, केसेस जो सीजर होते, अरेस्ट होते हैं, मैं मानता हूँ कि अधिकारी ऑफिसर टू ऑफिसर ये काम चलता है जी। नो डाउट, हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि सरकार सीरियस नहीं है, सरकार सीरियसली काम कर रही है। लेकिन जो नशा निवारण नीति में जो प्रिस्क्रिप्शंस दी गई हैं, रिकमेंडेशंस दी गई हैं, जैसे एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को सुदृढ़ करने की बात है, उसमें वो अभी तक नहीं की गई है। नशा निवारण फंड की अधिसूचना पिछली सरकार ने वो इसलिए करी थी ताकि हमारे पास डेडिकेटेड फंड हो, और हम इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए, इन्फॉर्मर्स को कल्टीवेट करने के लिए, उनको तैयार करने के लिए हमारे पास फंडिंग की आवश्यकता
पड़ती है, ठीक। तो होना चाहिए था। आप उसमें देखते तो उसमें फिर क्वालिटी ऑफ सीजर आपकी बहुत अच्छी हो जाती, ठीक है। अब देखने में तो ये भी आता है, और मुझे लगता है हमें इससे वो नहीं होना चाहिए कि ड्रग कंज्यूमर की ज़्यादा तादाद है जो अरेस्ट हो रहे हैं, जी, है ना। और जो बड़े जो नेटवर्क्स हैं उनकी तरफ ध्यान कम है। अभी आ रहा है खबरों में, हम लोग सुनते हैं, देखते पढ़ते हैं कि 1 गैंग, 2 गैंग, 3 गैंग, 4 गैंग, इनके ऊपर काम हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य है ना। लेकिन एक एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस 1988 जी। पिट एनडीपीएस एक्ट 1988 को 1988 में ये कानून बना था पार्लियामेंट के द्वारा, इसको लागू नहीं किया गया। जब नशा निवारण बोर्ड बना तो पहली बैठक में इसको भी पारित किया गया, और पिछली जो सरकार थी उन्होंने इसको, इसमें डिटेनिंग अथॉरिटी या डिटेंशन अथॉरिटी कह लीजिए, माननीय होम सेक्रेटरी को इसमें इसका दायित्व दिया। उसके बाद सरकार इलेक्शन मोड में गई, और इसमें जो एडवाइजरी पैनल बन रहा था, एडवाइजरी बोर्ड बन रहा था माननीय न्यायाधीश उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में, वो वर्तमान सरकार ने उसको अधिसूचित किया। अब पिट एनडीपीएस एक्ट 1988 में आपको, मुझे तो नहीं लगता कि अभी तक भी कोई पिट एनडीपीएस एक्ट में कोई ऐसा डिटेंशन किसी बड़े तस्कर का हुआ हो, है ना। क्योंकि उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है बड़े, बहुत बड़े नेटवर्क को पकड़ना क्या, उसको डिटेन करना, उसके खिलाफ साक्ष्य, उसके बारे में साक्ष्य जुटाना और उसकी रिपोर्ट पेश करना और उसको डिटेन करना। क्यों डिटेन करना? ताकि उसके जो नीचे के जो नेटवर्क्स हैं, जब टॉप मोस्ट आदमी जब चला जाएगा तो वो अपने आप पैरालाइज हो जाएंगे और उनको खड़े होने में बहुत समय लगता है, ठीक है। एट द सेम टाइम उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, है ना, उनको फ्रीज करना और उनको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को भेजना और उनको फोरफीट करवा करके, उनको ऑक्शन करवा करके, उनकी जो रीढ़ है, बेसिकली फाइनेंस जो उन्होंने एक्यूमुलेट किया है, उसे सरकार को दिलवाना, ठीक है। यहां मैं ये भी बात क्लियर करना चाहूंगा कि मुझे जो लगता है ना, कि फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन जो है, लोग पिट एनडीपीएस एक्ट को फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के साथ जोड़ रहे हैं और कुछ ऐसी कुछ नेतृत्व, हम उनका नाम नहीं लेंगे क्योंकि नाम लेना ठीक नहीं, क्योंकि वो, मैं तो ये समझता हूँ कि वो एक्सपर्ट नहीं है, तो उन्हें पता भी नहीं चलता। कोई कुछ बताता होगा तो कह देते होंगे, है ना, क्योंकि उनको राजनीति करनी है ना। तो फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन जो चैप्टर 5A में है, दिया गया है, वो प्रॉपर एनडीपीएस एक्ट 1985 में है ना। तो उसमें जो पुलिस जो फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसको वो जो है ना, वो इंटरप्रेट कर रहे हैं पिट एनडीपीएस एक्ट 1988 में, जबकि ऐसा है नहीं, है ना। तो मुझे लगता है उनको बचना चाहिए इस तरह के बयान देने से भी, है ना, और प्रॉपरली जिस भी प्रोविजन में काम किया गया है उसी में ही दिखाना चाहिए, है ना। देखिए, कैनबिस की कल्टीवेशन इतनी ज़बरदस्त है, विदेशी माफिया भी इसमें इन्वॉल्व है ना, और उनके खिलाफ पिट एनडीपीएस एक्ट 1988 के अंदर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? बिल्कुल, ओपियम माफिया बैठा हुआ है, ओपियम यहाँ से जाती है, कल्टीवेट होती है, प्रोड्यूस होती है। पिट एनडीपीएस एक्ट 1988 में उनकी फाइनेंशियल को क्यों नहीं एनालिसिस किया जाता और वहाँ पे उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ठीक है ना। क्योंकि अल्टीमेटली हरियाणा में तो वो भी बालक हमारे ही हैं, पंजाब में भी बालक हमारे हैं, कल को वो भी सरहद पे जाते हैं, जैसे हमारी वीर भूमि से जाते हैं, हिमाचल प्रदेश से जाते हैं, वैसे वो भी जाते हैं, है ना। तो ये ह्यूमन रिसोर्स तो भारत का है ना। तो हमें सबको बचाना है, तो हमें ये सब करना चाहिए, वो हो नहीं पा रहा है। तो ट्रैफिकिंग में ठीक है, ट्रेंड्स बड़े अच्छे हैं, बड़ी मेहनत हो रही है, पर मुझे ये लगता है कि जो अगर एब्यूज़र को देखिए, एब्यूज़र जो है, जो पेशेंट है, उसको माना उसे अरेस्ट कर लिया, अब रिकवरी जब हो गई तो फिर तो अरेस्ट उसे करना ही है, लेकिन उसको ये ऑप्शन जरूर दे देना चाहिए कि उसे रिफॉर्म करने के लिए उससे वो ले लेना चाहिए उसका ऑप्शन कि हम लोग ठीक होना चाहते हैं, हमें किसी नशा मुक्ति केंद्र में भेज दीजिए और हम ये दिखा भी देंगे कि हम ठीक हो जाएंगे, ताकि उनके ऊपर अभियोजन ना चल पड़े। क्योंकि जो पेशेंट है उसे भी हम शायद, मुझे लगता है, हम उसको अपराधी बना रहे हैं, है ना। किस लिए? कि हमको नंबर ऑफ केसेस चाहिए, प्रेशर है, दबाव है ना।
और बड़े तस्करों को पकड़ना चाहिए, ये मेरा मानना है। बिल्कुल सर, मेरा ठीक। बहुत अच्छी आपने बात कही है। सर समय का थोड़ा सा अभाव है हमारे कार्यक्रम में, विषय बहुत दिलचस्प है, इसमें बहुत सारे सुझाव, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन सर कुछ सवाल हैं जो मैं आपसे जाते जाते भी करना चाहूँगी। सरकार की अगर हम बात करें तो सरकार भांग की खेती को लीगल करने जैसे फैसले ले रही है, तो आप क्या मानते हैं इसके अच्छे, सकारात्मक, नकारात्मक दोनों पहलुओं को किस तरह से आप देखते हैं? सेक्शन 8, सेक्शन 10, सेक्शन 14, सेक्शन 20 ऑफ NDPS एक्ट 1985 को जरूर लोगों को पढ़ना चाहिए, है ना। NDPS एक्ट हो जी। और कहीं पे भी इसको लीगलाइज नहीं किया जा रहा है। मेरा यह संदेश है जन जन को कि चरस लीगलाइज नहीं हो रही है। ये जो आप भ्रांतियां पाले हुए हो, ये जो इंटेलिजेंस मुझे भी गैदर होता है, ये बिल्कुल गलत है। इसमें ना फंसे, है ना। चरस के उत्पादन और इसकी तस्करी, इसकी स्टोरेज और इसके फाइनेंशियल्स में ना पड़े, बिल्कुल ना पड़े, और इसके सेवन में भी ना पड़े, क्योंकि इसकी कंजम्पशन भी एक अपराध है, ठीक है ना। तो ये है रेगुलेशन, कंट्रोल्ड रेगुलेटेड मैनर में भांग की खेती को औषधीय बनाने गुणों के लिए उसको बना, या औषधियों के निर्माण के लिए, है ना। या इसके और भी कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे इसके प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, है ना। तो उसमें वो शोध करें, है ना, उसके बाद वो देखें जी। तो सिर्फ इसमें आई वुड से दैट ये बिल्कुल भी लीगलाइज नहीं हो रही है जी। ये कंट्रोल्ड मैनर में इसको सरकार रेगुलेट करने का प्रस्ताव लेके आई है। अभी 2 जो हमारे विश्वविद्यालय हैं, जो कृषि विश्वविद्यालय है और हॉर्टिकल्चर जो विश्वविद्यालय है, उनको 6 महीने में इसके ऊपर कुछ शोध करने के लिए कहा है। मुझे थोड़ा सा मेरी इसमें रिजर्वेशन ये है, 6 महीने के अंदर आप क्या शोध कर लेंगे जी। ये बहुत बड़ा विषय है, ये इतना आसान भी तो नहीं है ना। तो इसको मुझे लगता है कि बड़ी अच्छे तरीके से हमें लेना चाहिए, और इसमें प्रिवेंटिव मेजर जो हमने कभी बनाए भी हैं और वो सरकार की फाइलों में है, उनको बहुत अच्छे तरीके से आपको लागू करना होगा। लेकिन उससे पहले अपने जंगलों को साफ कीजिए, माफिया को वहां से बाहर निकालिए, नहीं तो ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा और हमारा रेवेन्यू नहीं बनेगा, जिसकी वजह से हम लोग ये कह रहे हैं जी। सर जाते जाते एक संदेश उन तमाम अभिभावकों के लिए जो अपने बच्चों को बचा सकते हैं, क्योंकि उनके बच्चे, कुछ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं अभी स्कूल जाते हैं, इन सब चीज़ों से बहुत दूर हैं, और उन लोगों के लिए भी संदेश जिनके बच्चे शायद इस बुराई के साथ चल रहे हैं, किस तरह का संदेश आप देना चाहेंगे? मैं सभी अभिभावकों को, पेरेंट्स को और टीचर्स को, क्योंकि ये दो वर्ग हैं जिनके पास बच्चे रहते हैं जी, ठीक है जी। इनको मेरा यही संदेश है कि बच्चे पैदा करने से माँ बाप नहीं बन जाते हैं। जब बच्चा पैदा हो जाता है, माता पिता जो है उसके बाद आप बनते हैं। तो कॉलेज तक, स्टेज तक अपने बच्चे को साथ रखें, कहीं भी भेजें, कोई ना कोई सदस्य उनके साथ रहे, उनको देखभाल करें, बहुत प्यार से, बड़े कॉन्फिडेंस में, बड़े ट्रस्ट में उनको रखें। बच्चा कभी बाहर नहीं जाएगा। एक दूसरा, आपके आसपास जो आपका वातावरण है उसके ऊपर निगरानी रखें, उसके बारे में सजग रहें। एक परिवार अपने साथ वाले परिवार के साथ जब इंफॉर्मेशन शेयरिंग के उसमें आ जाएगा, तो उस चेन को जब हम बना लेंगे तो हम नशा मुक्त हो जाएंगे। इसमें कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। लेकिन हम, मुझे लगता है घर के अंदर भी 2 या 3 कमरों के अंदर संवाद नहीं हो रहा है, ठीक है, तो हमारा आस पड़ोस में भी संवाद कम हो रहा है। तो ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है। वी डोंट हैव टू आइसोलेट, हम लोगों को आपस में, क्योंकि इंफॉर्मेशन शेयरिंग मीन्स सेविंग लाइफ जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए और उन अभिभावकों को ये खूबसूरत संदेश देने के लिए। तो दर्शकों, जैसा कि आपने सुना कि इस वक्त ज़रूरत है अपने बच्चों से संवाद करने की, अपने बच्चों को दोस्त बनाने की। जो बात कही जाती है वो दोस्ती करने का ये बिल्कुल सही समय है, क्योंकि समाज में कई ऐसी बुराइयां हैं जो आपके बच्चों को जकड़ने के लिए तैयार खड़ी हैं। तो ऐसे में आप भी जागरूक हो जाएं और अपने समाज में अगर आपको कहीं ऐसा नज़र आता है कि कोई इस बुराई की तरफ चलता हुआ जा रहा है, तो आपका भी ये दायित्व बनता है कि आप उसको रोकें, समझाएं और जागरूक रहें इस मामले को लेकर के। तो आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।